उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान। अक्सर ऐसा सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो लोग अपनी ताकत, अपनी सच्चाई पर भरोसा रखते हैं वो हमेशा सफलता की बुलंदियों को छूते चले जाते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट श्री आनंद माथुर जी मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ हम आज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने संघर्षों को सफलता में परिवर्तित कर दिया, साथ ही पूरे एडवोकेट जगत में, पूरे न्याय के जगत में अपनी एक अलग और एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सर, आप एक बहुत बड़ा नाम है। जहां बात करते हैं अधिवक्ताओं की तो आपका नाम, आपकी पहचान बहुत अलग है। तो मैं पूछूंगी आपसे कि किस तरह से आपने इस पहचान को बनाया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि इतनी महान हस्ती है आप, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका पालन पोषण क्या आम तरीके से हुआ या फिर शुरू से आपको करियर ओरिएंटेड बनाया गया? उर्वशी जी, मैं एक साधारण इंसान हूं और साधारण सफलताएं, महान सफलताएं तो कुछ महान विभूतियों की हैं। फिर भी आपका धन्यवाद। मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक सब डिविजनल है बेगू, मेरा जन्म वहीं हुआ था 1955 में। मेरे पिता उस वक्त वहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे। उसके पश्चात कई जगह रहने का मौका मिला। बाल्यकाल भरतपुर जिले के डीग में गुजरा। डीग के पश्चात उदयपुर मेरा घर है, मेरे दादा वहीं रहते थे, मैं रहने वाला उदयपुर का ही। बीच में पाली चले गए, मेरे पिता के स्थानांतरण होते रहते थे। कुछ समय पाली में गुजारा। हायर सेकेंडरी मैंने सर प्रताप स्कूल जोधपुर से की। उसके पश्चात करीब करीब सारा कॉलेज लाइफ बीए एलएलबी उदयपुर से किया। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मुझे अध्यापक बनना चाहिए। मेरी पहली इच्छा अध्यापक बनने की थी और इसलिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। बहुत शीघ्र ही मुझे यह एहसास हो गया कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत आसान काम नहीं है और मैं अध्यापक बनना चाहता था कॉलेज। तो मुझे लगा कि इतना संघर्ष है कि मैं शायद लेक्चरर इकोनॉमिक्स में बनने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। पीएचडी करूंगा, उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज में लगूंगा या यूनिवर्सिटी में लगूंगा। मेरे जो वरिष्ठ थे वो लोग पीएचडी कर रहे थे, कुछ रिसर्च स्कॉलर थे और उनको भी यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी नहीं मिल पाई। इसलिए फिर मुझे अपना क्षेत्र बदलना पड़ा और मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। उसके पश्चात एलएलबी में पढ़ते पढ़ते मनुष्य की कई इच्छाएं होती हैं। मुझे लगा कि कुछ परीक्षाएं देनी चाहिए। एनसीसी में भी रहा था और एनसीसी में मैंने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया था, तो मैंने परीक्षाओं के अंदर भाग लेना शुरू किया। सौभाग्यवश मैंने 2 बार इंडियन सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन पास किए। प्रिलिमिनरी पास किया, मेन पास किया। 1981 का जो परीक्षा थी उसके अंदर मैं इंटरव्यू के पश्चात मुझे सफल भी घोषित किया गया, परंतु जो मुझे सेवाएं दी गई वो सेवाएं काफी नीचे थी। सेंट्रल सर्विसेज थी परंतु नीचे थी। मेरे पिता उस वक्त जीवित थे। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम एक कोशिश और करो, अगर तुम प्रॉपर सर्विसेज में आ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी और नौकरी में जाऊं। चांस की बात है कि इस बात के पश्चात मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे बड़े ब्रदर जस्टिस एन एन माथुर बड़े अच्छे वकील थे उस समय। मुझे लगा कि नहीं,
अब मुझे और अधिक किसी प्रकार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो नौकरी मेरे को मिल रही थी उसको मैं गया नहीं था, तो मैंने कहा कि अब हम वकालत ही करेंगे, और मैंने वकालत प्रारंभ कर दी। पहले दिन मुझे ऐसा लगा कि वकालत के अंदर मेहनत बहुत चाहिए, और मेहनत के साथ जो कुछ आपने पीछे पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, वो बहुत आपके आगे काम आने वाला है। इसका पहला अनुभव ये हुआ कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर लॉ एक सब्जेक्ट था, और कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने बड़ी गहनता से अध्ययन किया था। एक मुकदमा आया था जो मेरे ब्रदर के पास एक वरिष्ठ अधिवक्ता लेकर के आए थे गंगानगर से। उसमें तत्कालीन यूआईटी के चेयरमैन ने भूमि के जो पट्टे दिए थे उन पर अपना चित्र अंकित करवा दिया था। ठीक है। और वो चाहते थे कि यद्यपि उनके लिए वो राजनीतिक मुकदमा था, परंतु मेरे लिए एक संवैधानिक विषय था। मेरे बड़े भ्राता ने कहा कि तुम देखो इस केस में क्या है, और मुझे मौका मिला। मैंने उस रेट को ड्राफ्ट किया, रेट लगाई, बहस करी, और यूआईटी के उन चेयरमैन साहब का वो जो पट्टे के ऊपर अपना चित्र लिखा अंकित करवाया था, उसको हटाने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए। पहले केस में सफलता जी। तो मुझे लगा कि आप जितना गहनता से अध्ययन करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। आईपीसी के अंदर भी मैंने गहनता से अध्ययन किया हुआ था, और मुझे मेरा स्पष्ट मान्यता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में चाहें, परंतु जब आप विद्यार्थी हैं तो अपने विषय का गहनता से अध्ययन करें। और विषय का ही नहीं, यदि आप किसी प्रकार का कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी आपको बहुत सहायता करता है। मैं भी उपन्यास पढ़ा करता था, और उन उपन्यासों ने मेरे को मेरे वकालत के क्षेत्र में अंदर आज भी सहायता करते हैं। तो संक्षिप्त में तो मेरे जन्म से लेकर के प्रोफेशन में आने तक का स्टोरी यही है। एक मैं आपसे छोटी सी घटना बयान करना चाहता हूं। मेरे पास एक अपील थी, मर्डर अपील, और मैंने अपनी पत्नी को ये कहा, मेरा नया नया विवाह हुआ ही था, कि आज मुझे बहुत पढ़ना है, कल मेरी मर्डर अपील लग रही है। उन्होंने मुझसे घटनाक्रम पूछा कि क्या है। नारियों का पढ़ा लिखा होना भी बहुत इसीलिए आवश्यक है कि वो सहायता कर देती है, कई बार आपके कैरियर में सहायता करती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि एक बच्चा और एक बच्ची दोनों विवाह करना चाहते थे, पंचायत ने उनको कहा, धमकी दी, और उस धमकी से तंग आकर के उन्होंने एक कुएं के अंदर गिर गए और उनका देहांत हो गया दुर्भाग्यवश। मेरी पत्नी ने मुझे शेक्सपियर की मैकबेथ की कहानी सुनाई। मैकबेथ की कहानी कुछ लंबी है, परंतु उसके अंदर इंटेंशन क्या होता है, आपका आशय क्या है, क्या आप मृत्यु करने का आशय रखते हैं, क्या आपको इस प्रकार की जानकारी है कि मेरे इस कृत्य से मृत्यु हो जाएगी। मैंने दूसरे दिन अदालत के अंदर जाकर के, बहुत अच्छे जज थे, जस्टिस MC जैन एंड जस्टिस सौभाग्यमल जैन, उन्हें मैकबेथ की कहानी सुनाई। कोई कानून नहीं सुनाया। मैकबेथ की कहानी सुनकर के उन्होंने कहा, अच्छा अब हमें पता लगा कि आईपीसी का स्तोत्र क्या है, और मेरे उस केस में मुझे सफलता मिली। मैंने आपको यह इसलिए सुनाया है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी मैकबेथ की, मैकबेथ को पढ़ा था मेरी पत्नी ने, उन्होंने मुझे सुनाया। विचार विमर्श से भी कई बार समस्याएं, आपके प्रोफेशनल सफलताएं मिलती हैं। आपका पढ़ना, अच्छी वार्ता करना, अच्छे लोगों से वार्ता करना, ये सब आवश्यक है। बात आपने बिल्कुल सही कही कि अच्छी वार्ता करना और अच्छे लोगों से वार्ता करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी गलत संगत में हैं और किसी गलत इंसान से आप वार्ता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एडवाइस मिलेंगे वो भी उल्टी दिशा में होगी। अब पिंक सिटी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड करेगी आपके सभी सपने साकार।
हम देते हैं आपको मॉर्गेज लोन अथवा नए व पुराने कॉमर्शियल व नॉन कॉमर्शियल वाहनों पर तुरंत लोन। कम ब्याज दर, आसान किश्तें और कम कागजी कार्यवाही पर। आज ही संपर्क कीजिए 180027466767 टोल फ्री नंबर पर और पाइए फ्री एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे कि आपने बताया कि उपन्यास पढ़ने से आपको कई तरह की मदद मिली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भरतपुर में आपका बाल्यकाल बीता, तो किस किस्म के व्यक्तित्व थे आर्यन माथुर जी? क्या वो शरारती हुआ करते थे आम बच्चों की तरह, या शुरू से सीरियस किस्म के हुआ करते थे? बाल्यकाल में मैं शरारती था या नहीं था कहना मुश्किल है, परंतु जो मैं चित्र देखता हूं अपने बाल्यकाल के, उसमें मैंने अपने आप को हमेशा गंभीर पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद प्रारंभ से ही शरारती तो नहीं था। मेरा पता नहीं क्यों बहुत बाल्यकाल से धर्म के प्रति हमेशा रुचि रही है, और शायद इस कारण से भी हो सकता है कि मुझ में शरारत का अभाव रहा। मैं आज भी धर्म के प्रति, धार्मिक पुस्तकों के प्रति मेरा रुझान है, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं यदि मैं किसी भी धर्म की उनकी पुस्तक को पढ़ता हूं। मेरा पहला, वो कहिए, वो मेरा पहला प्यार है। तो जैसे कि आपने बताया था कि आपको उपन्यास पढ़ना और चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसा कौन सा उपन्यास, या मैं यूं कहूं आपने कहा कि आपको प्यार है उन चीजों से, पढ़ने से, किताबों से, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सी पुस्तक रही? मेरे को आज तक जिस उपन्यास ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दो के नाम लेना पसंद करूंगा। पहला है भगवती चरण जी वर्मा का चित्रलेखा। मैं अपने जीवन में चित्रलेखा उपन्यास से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। दूसरा माँ टॉल्स्टॉय ने लिखी है। मेरे पीछे के शेल्फ के अंदर माँ आज भी रखी हुई है। मुझे इन दोनों पुस्तकों ने जीवन में बहुत प्रभावित किया है। चित्रलेखा में ऐसी कौन सी बात थी जिसको आपने अपने जीवन में उतारना पसंद किया? ऋषि जी, चित्रलेखा का अंदर एक ही संदेश है कि जिस परिवेश में आप पलते, पढ़ते और बड़े होते हैं, जिस कार्य को आप संपादन कर रहे हैं उसके अनुरूप सोचते हैं। उसके अंदर यही था कि एक राजा थे, वो राजा के रूप में सोचते थे, एक सन्यासी थे, एक सन्यासी के रूप में सोचते थे। सन्यासी पथभ्रष्ट होने की संभावना थी, और एक समय ऐसा आया वो पथभ्रष्ट हो भी गए थे, परंतु राजा पथभ्रष्ट नहीं हुए। नर्तकी जो थी, चित्रलेखा एक नर्तकी थी, वो पथभ्रष्ट नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर संदेश भी यही है कि दो छात्र हैं जो अपने गुरु जी से पूछते हैं कि पाप क्या है। वो कहते हैं पाप कुछ भी नहीं, पाप वही है जिसे आप गलत सोचते हैं, जो आपके लिए गलत है। तो पाप की और पुण्य की उसमें जो व्याख्या है बहुत सुंदर तरीके से की गई है। इसी व्याख्या को मैंने बाद में बहुत वर्षों पश्चात, आज से करीब 15 वर्ष पूर्व, इसी व्याख्या को मैंने संक्षिप्त रूप के अंदर बालकांड में रामचरितमानस में पाया। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हैं, गणपति जी को प्रणाम करते हैं, उसके पश्चात मानस के प्रत्येक पात्र को प्रणाम करते हैं, और अंत में कहते हैं मैं राक्षस को प्रणाम करता हूं। आप कभी पढ़ेंगी तो आपको मिलेगा बालकांड में। और उसके पश्चात वो राक्षस की व्याख्या करते हुए कहते हैं राक्षस कोई व्यक्ति या कोई विशेष प्रकार की आकृति वाला नहीं है, राक्षस एक व्रती है जो लोभ में रहता है, जो दूसरों के धन के प्रति रहता है, दूसरों की स्त्री की ओर नजर रखता है, वो सब राक्षस व्रतियां हैं। तो मुझे चित्रलेखा से और रामचरितमानस पढ़ने से यह महसूस हुआ कि मनुष्य की जो व्रति है, मनुष्य जिस प्रकार का सोचता है उसी प्रकार से उसका जीवन चलता है। इसलिए मैं इन चित्रलेखा से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। और बात करें माँ उपन्यास की, जी, तो जैसे मुझे आपसे बात करके पता चला है कि आपके जीवन में आपकी
माता जी और पिताजी का एक बहुत ही विशेष स्थान रहा है। जी आपके पिताजी का आपके करियर में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जी। तो आज के युवाओं की अगर बात करें, उनके माता पिता जो उन्हें दिशा निर्देश देते हैं या जो भी चीजें उनको समझाते हैं उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए, तो युवा उसे उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा युवा पीढ़ी के अंदर विश्वास है, और मैं जितने भी नवयुवकों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि सभी नवयुवक काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं, सूचना बहुत, संकलन उनके पास बहुत ज्यादा है, परंतु एक चीज का अभाव है और वह है अनुभव। मेरा यह मानना है कि अनुभव एक कोश है। जिस तरह व्यक्ति के पास बैंक के अंदर अपना अकाउंट होता है, उसी तरह जीवन के अंदर अनुभव एक कोश है। उस कोश का उनके पास अभाव है। माता पिता की बात को वो उन्होंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आजकल का युवा ये सोचने लगा है कि उन्हें सब कुछ आ रहा है, परंतु मेरी यह मानना है कि उनमें चूंकि अनुभव कोश की कमी है और अपनी सूचना के आधार पर वो माता पिता की बात को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दे रहे। उनकी सूचना और माता पिता का ज्ञान, अनुभव, यदि उस अनुभव को वो सुन ले और उस अनुभव के आधार पर अपने कदम बढ़ाएं, तो शायद उनका जो रास्ता और उनकी जो मंजिल है वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही बात कही है आपने। जैसे कि हम बात करते आ रहे थे पढ़ाई की, किताबों की, उपन्यासों की, आपने बताया कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से पढ़ने का शौक रहा, तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत सीरियस किस्म के व्यक्तित्व, एक इतने बड़े अधिवक्ता, आखिर पर्सनल लाइफ में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? उर्वशी जी, मेरे हर आदमी की एक पसंद पर आकर के रुक नहीं जाती है, दो तीन पसंद होती है, और वो अगर एक ही पसंद पर रहेगा तो शायद वो जिंदगी उसकी नीरस हो जाएगी। जी। मेरा प्रथम शौक पुस्तक जो पढ़ना है, उसके अतिरिक्त आपको शायद हंसी आएगी, मेरा शौक है भोजन बनाना। क्या बात है। और कई बार मैं बहुत थक जाता हूँ और भोजन बनाता हूँ तो मेरी थकान दूर हो जाती है। अच्छा। और मैं भोजन अच्छा बनाता हूँ, सभी प्रकार का भोजन अच्छा बनाता हूँ। दूसरा, मुझे कुछ गायकी का भी शौक है। मैं कुछ गजल, भजन और कुछ अच्छे गाने गा लेता हूँ। फिर तो हम भी सुनना चाहेंगे आपसे। सभी दर्शक चाहते हैं कि हम भी सुनना चाहते हैं कि कैसे हमारे अधिवक्ता साहब जो है गाने गाते हैं। आप बताइए, मैं आपको कोई गजल सुनाऊं या भजन सुनाऊं? आपके फेवरेट कौन है? मेरे इक्वली दोनों फेवरेट है। तो हम फिर दोनों ही सुनना चाहेंगे। ओके। भजन के अंदर मुझे जो सर्वाधिक प्रिय भजन है, पहले मैं वो सुनाऊंगा। न तो साज है न सामान है, केवल आवाज के आधार पर आप। तो आप सुनिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणन, कंदर्प अगणित अमित शील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम,
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मर्द मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। अब पिंक सिटी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड करेगी आपके सभी सपने साकार। हम देते हैं आपको मॉर्गेज लोन अथवा नए व पुराने कॉमर्शियल व नॉन कॉमर्शियल वाहनों पर तुरंत लोन, कम ब्याज दर, आसान किश्तें और कम कागजी कार्यवाही पर। आज ही संपर्क कीजिए 180027466767 टोल फ्री नंबर पर और पाइए फ्री एक्सपर्ट एडवाइस। हम जो है गजल भी आपसे सुनना चाहेंगे। चांद तन्हा आसमां तन्हा, चांद तन्हा आसमां तन्हा, दिल मिला दे कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा आसमां तन्हा। तो गायकी तो हमने आपकी बेहद खूबसूरत गायकी तो हम आपकी सुन चुके हैं और आपने बताया था कि आपको भोजन बनाने का भी बहुत शौक है जी। तो सबसे ज्यादा जिस डिश की कभी तारीफ हुई हो आपकी जीवन संगिनी के द्वारा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि वाइफ्स को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता जब उनके पति खाना बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती है। मेरी पत्नी को मेरी बनाई हुई हर चीज पसंद है और वो कहती रहती हैं कि खाना बना लो तुम। और मैं, चूंकि वो भी सेवाओं में थी, अब तो सेवानिवृत्त हो गई हैं। मेरी पत्नी 1978 बैच में आरपीएस में आई थी। पुलिस सर्विसेज उनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करी, इसलिए उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया रिशफलिंग के अंदर, और सेवानिवृत्ति के समय वो वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान विभाग से रिटायर हुई है। चूंकि हम दोनों काम करते थे, जिंदगी की भागम भाग दौड़ भाग चलती रही, तो वो मुझे एक बात जरूर कहती थी। उस समय शनिवार राजस्व कर्मचारियों के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता था, हाई कोर्ट में शनिवार छुट्टी होती थी। तो वो मुझे ये कहती थी कि शनिवार को मैं ऑफिस से वापस आऊं तो तुम्हारे हाथ का खाना मिला। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवाओं को जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव कमाए, जैसा कि आपने कहा कि एक चीज की कमी होती है, वो होता है अनुभव। तो संक्षिप्त में अगर बात करें तो क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव कोश में से? आज की युवा पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश है कि आत्मविश्वास बनाए रखें और अनुशासन बनाए रखें। मुझे आज की पीढ़ी में अनुशासन की कमी नजर आती है। अनुशासन क्या? अनुशासन की परिभाषा भी है। केवल हाँ में हाँ मिला देना अनुशासन नहीं है, परंतु सामने वाले की बात को सुनना, उसको समझने का प्रयत्न करना और यदि उचित हो तो आत्मसात करना, यही अनुशासन है। अनुशासन जीवन के अंदर यदि है आपका, तो जीवन आपका सरलता से निकलेगा। एक मेरी और भी सलाह है युवाओं को, मेहनत तो करनी ही होगी। हर चीज गूगल पर नहीं मिलेगी।
पुस्तक पढ़ें, लिखें, मेहनत करें। टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, परंतु उसने मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया है। आत्मविश्वास रखें, मेहनत करें और अनुशासन, ये 3 मेरे उनको संदेश हैं। जी, तो आज हम मिले आर्य माथुर जी से। इन्होंने बताया अपने अनुभव कोश में से कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफल होना है तो वास्तविकता में आपको इन 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। तो हम थे अधिवक्ता आर्य माथुर जी के साथ। देखते रहिए जननायक टीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ। धन्यवाद।